हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डिफरेंस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तो उसमें एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में एक डिफरेंस के बारे में करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट जो है उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम आज की वीडियो में करेंगे। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में शुरू कर लेते हैं कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है क्या डिफरेंस है। तो इधर हमने लिखा है बेसिस ऑफ डिफरेंस, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इधर हमारे पास आ गया एग्रीमेंट टू सेल। तो पहला जो है वो मीनिंग की, दोनों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो उसकी है सेलर की, वो अपनी ऑनरशिप जो गुड्स में है उसको बायर को ट्रांसफर कर देता है फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ sale. An agreement where the seller agrees to transfer the property in goods to the buyer in a future or upon the fulfillment of certain condition is called an agreement to sell. तो इसमें क्या है कि एग्रीमेंट में क्या है कि उसने सेलर ने कहा है कि वो उसकी जो भी गुड्स में जो भी उसकी ऑनरशिप है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन गुड्स है, वो उसको एक फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर टाइम में या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर जो है वो ट्रांसफर करेगा। दैट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल की इसकी एग्जीक्यूशन फ्यूचर में होनी है, और यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर साथ साथ हो गई है। इसकी नेचर के बारे में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये दोनों पार्टीज अपनी जो है वो लाइबिलिटीज और प्रोमिस को पूरा कर चुकी हैं, एंड इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसको इन फ्यूचर एग्जीक्यूट किया जाना है, यानी कि उस या तो उस फ्यूचर पीरियड टाइम पे या फिर उस कंडीशन के फुलफिल होने पर जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का हस्तांतरण। प्रॉपर्टी इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो ऑनरशिप है, वो साथ साथ ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिस को पूरा कर लिया है, तो साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस की यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि वो जब कंडीशंस पूरी होंगी, तो कंडीशंस पूरी होने के बाद या इन फ्यूचर जो भी टाइम पीरियड उन्होंने रखा है उस फ्यूचर पीरियड के बाद या उन कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा ऑनरशिप को, प्रॉपर्टी को। रिस्क ऑफ लॉस शिफ्ट्स व्हेन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज टू द बायर। कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है कि जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, प्रॉपर्टी यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, तो ऑनरशिप बायर के पास ट्रांसफर होगी, तो जिसके पास ऑनरशिप उसी के पास उसका रिस्क रहेगा। तो रिस्क जो है वो साथ साथ जो है वो बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑनरशिप भी जो है वो, उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो बायर के पास शिफ्ट हो गई है। अनटिल एंड अनलेस द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, रिस्क ऑफ लॉस रिमेन्स विद द सेलर। कि जब तक उसकी प्रॉपर्टी यानी कि जब तक उसकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, तब तक जो भी रिस्क है, जो भी लॉस है उस प्रॉपर्टी का, उन गुड्स का, तो वो किसको बियर करना पड़ेगा? वो सेलर को बियर करना पड़ेगा। देन ब्रीच बाय बायर, क्रेता द्वारा खंडन। की अगर जो है वो, अगर बायर जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा है, दैट मींस कि वो अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? देन द सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस एंड ऑल्सो क्लेम फॉर डैमेजेस। की अगर बायर ने अमाउंट पे नहीं की है, तो क्या है कि सेलर उसके लिए क्या कर सकता है? प्राइस के लिए भी क्लेम कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, और जो उसका नुकसान हुआ है प्राइस ना मिलने की वजह से, तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, उसमें क्या है कि सेलर सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए स्यू कर सकता है, किस चीज के लिए क्लेम कर सकता है? सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि ऑनरशिप अभी उसी के पास है, तो वो जो है वो सिर्फ नुकसान के लिए क्लेम कर सकता है। जो उसका प्राइस है, नॉन पेमेंट है, उसके लिए जो है वो क्लेम फाइल नहीं कर सकता। तो यहां पर जो है वो क्लेम के लिए भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्लेम, उसके डैमेजेस के लिए भी और सेल प्राइस दोनों के लिए क्लेम कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ब्रीच बाय सेलर। की वो तो था बायर ने अगर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, अमाउंट पे नहीं किया, और इन केस की सेलर जो है वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहा है, तो देन द बायर में sue द सेलर एंड ऑब्टेन द पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स अलोंग विद द क्लेम फॉर डैमेजेस। की अगर सेलर जो है वो गुड्स को देने से मना करता है, या सामान नहीं देता है, या डिलीवर नहीं करता है,
तो बायर के पास राइट है कि वो सेलर के ऊपर केस फाइल कर सकता है। किसके लिए? ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ गुड्स की, वो जो सामान जो है उसको दिया जाए, उसकी ऑनरशिप उसको ट्रांसफर की जाए, साथ में जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए भी वो क्लेम फाइल कर सकता है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बायर के पास सिर्फ इतना ही राइट रहेगा कि वो जो भी उसका नुकसान हुआ है उसके लिए वो सेलर के ऊपर क्लेम फाइल कर सकता है। बट उसके जो है वो पर्सनल रेमेडी यानी कि उसकी जो पोजीशन के लिए, ऑनरशिप के लिए उसके पास कोई राइट, स्पेशल राइट अवेलेबल नहीं है। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, अगर इन केस की जो है वो सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड बाय द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द सेलर, कि जो भी उसका ऑफिशियल असाइनी है सेलर का, उसकी ड्यूटी बनेगी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि व्हेन द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड द बायर हैड परफॉर्म्ड, बायर ने परफॉर्म कर दिया है, तो बायर कैन क्लेम डैमेजेस बट नॉट द परफॉर्मेंस बाय द सेलर, कि उसके लिए सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है बट परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो है वो बायर उसके ऑफिशियल असाइनी से जो है वो परफॉर्मेंस के लिए भी क्लेम फाइल कर सकता है। देन इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, कि इन केस बायर ही जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द बायर, कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर का ऑफिशियल असाइनी है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या है कि ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड टू परफॉर्म, कि जो सेलर है सिर्फ जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है बट उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। एंड राइट इन रेम एंड पर्सोनम, राइट इन रेम एंड पर्सोनम, तो राइट इन रेम, रेम का मतलब है व्यक्तिलक्षी और पर्सोनम का मतलब है लोकलक्षी। रेम मींस, तो बायर गेट्स द राइट इन द रेम फ्रॉम द सेलर, कि बायर को जो राइट मिला है वो, रेम का मतलब कि लोकलक्षी, की हर किसी के अगेंस्ट, क्योंकि हर एक पर्सन के अगेंस्ट जो है उसको राइट मिला है, कि होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जो है उसको राइट, ऑनरशिप राइट जो है वो मिल गया, कि मतलब वो पूरे वर्ल्ड के लिए जो है उसका मालिकाना हक किसके पास है? बायर के पास है। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि द बायर गेट्स द राइट्स इन पर्सोनम, कि उसको सिर्फ व्यक्तिलक्षी, कि सिर्फ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? सिर्फ और सिर्फ सेलर के अगेंस्ट वो राइट मिला है, बाकी के अगेंस्ट नहीं मिला है। तो बायर को सिर्फ जो राइट मिलता है वो सिर्फ सेलर के अगेंस्ट जो है वो राइट मिला है। जब वो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तब उस बायर को वो जो राइट है वो राइट इन रेम, जो यानी कि सभी वर्ल्ड के अगेंस्ट जो है वो राइट उसको मिल जाता है। बट जब तक वो एग्रीमेंट टू सेल है तो सिर्फ उसको जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सेलर के अगेंस्ट ही अवेलेबल है उन गुड्स के लिए, बाकी के अगेंस्ट उसको वो राइट अवेलेबल नहीं है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसको हमने जो एग्जीक्यूट किया जा चुका है, साथ साथ उसमें जो है वो गुड्स डिलीवर हो गए हैं, सामान डिलीवर हो गया है और जो है वो उसको परफॉर्म कर दिया गया है, ऑनरशिप जो है वो साथ साथ ट्रांसफर हो गई है। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि वो इन फ्यूचर जो है या किसी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद जो है वो ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर की जाएगी, और इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कि इसको इन फ्यूचर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। देन कर लेते हैं हम डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट, की हायर परचेज में और सेल में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, की ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर टिल सच टाइम दैट ही पेज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। की हायर परचेज सिस्टम क्या होता है बेसिकली, कि जिसमें जो है वो आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर जो है सामान खरीदते हैं, यानी कि कुछ आपने डाउन पेमेंट कर दी है और उसके बाद जो है बाकी की अमाउंट जो है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑनरशिप जो है वो बायर को तब मिलती है जब उसने जो है वो कंप्लीट टोटल इंस्टॉलमेंट्स जो है वो, जब बायर ने जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, उसके बाद ही जो है उसको ऑनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। और इन केस ऑफ सेल की जो इमीडिएटली जो है जैसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होता है उसकी ऑनरशिप जो है सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है। देन राइट्स ऑफ सेलर, द सेलर हैज द राइट टू टेक बैक द गुड्स इफ द गुड बायर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट, कि अगर जो है वो सेलर के राइट के बारे में हम बात करें कि इन केस की जो बायर है उसने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट किया है यानी कि पेमेंट नहीं कर पाया है, तो उस केस में क्या है कि सेलर के पास राइट है कि वो उन गुड्स को वापस ले सकता है। और
in case of hire purchase. In case of sale, the sale is complete, the seller has no right on the goods sold. कि अब जब सेलर ने जो है वो सामान बेच दिया है और सेल कंप्लीट हो चुकी है, तो सेलर का कोई भी राइट जो है वो गुड्स सोल्ड के ऊपर नहीं रहता, सिर्फ वो उसके जो प्राइजेस हैं, जो डैमेजेस हैं, उसके लिए वो क्लेम फाइल कर सकता है, बट गुड्स के ऊपर उसका कोई राइट नहीं रहता. देन पोजिशन ऑफ पार्टीज, द बायर इज द बेली ऑफ द गुड्स till he has paid द फाइनल इंस्टॉलमेंट. की जो बायर है वो बेली ऑफ गुड्स की, यानी कि जब तक वो इंस्टॉलमेंट को पूरी फाइनल कंप्लीट इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करेगा तब तक उसको सामान को यूज तो कर पा रहा है, बट उसका मालिक नहीं है, यानी कि उसको यूज करने के लिए सामान मिला हुआ है. अगर वो इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तब उसको ऑनरशिप मिल जाएगी, बट अगर वो कंप्लीट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएगा तो वो सामान जो है वो वापस सेलर के पास चला जाएगा. तो ही इज acting as a belly till the final installment is paid. But in case of sale, साथ साथ जो है वो ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है, तो जब बायर को ट्रांसफर हो गई है तो वो बेली नहीं, वो क्या बन जाएगा, उन गुड्स का ऑनर बन जाता है. तो बायर इज ऑनर ऑफ गुड्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंप्लीट. प्लेज और सेल बाय द बायर, तो प्लेज कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो इफ the buyer fails to pay an installment, he cannot pledge or sell the goods to pay the remaining installments. तो इन केस की अगर जो है वो बायर किसी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाता है या पे नहीं करता है, तो उस केस में बायर के पास ये राइट नहीं है कि उस सामान को वो किसी के पास गिरवी रख दे या बेच दे और जिससे जो है वो बाकी की इंस्टॉलमेंट पे कर दे. ऐसा कोई राइट जो है वो बायर के पास अवेलेबल नहीं है. बट इन केस ऑफ सेल, क्योंकि वो अब उसका सामान का ऑनर बन चुका है, तो उसके पास कंप्लीट राइट है, चाहे तो उसको प्लेज करे, चाहे वो उसको सामान को सेल करे. देन फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो इसमें क्या है कि इफ द बायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट, देन द इंस्टॉलमेंट्स पेड बाय हिम आर फॉरफिटेड एंड द गुड्स आर टेकन बैक बाय द सेलर. तो हायर परचेज सिस्टम में क्या है कि इनकेस की अगर कोई इंस्टॉलमेंट जो है वो बायर ने पे नहीं की है, तो सेलर के पास राइट है कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो गुड्स हैं, उन गुड्स को भी वापस ले सकता है, और जितनी इंस्टॉलमेंट्स वो पे कर चुका है, जितनी इंस्टॉलमेंट्स बायर ने पहले पे कर चुका है, वो सभी इंस्टॉलमेंट भी उसकी फॉरफिट की जा सकती है. ऐसा राइट जो है वो हायर परचेज सिस्टम में सेलर को मिल जाता है. एंड द क्वेश्चन ऑफ फॉरफीचर डज नॉट अराइज इन द केस ऑफ सेल, कि इन केस ऑफ सेल जो है वो फॉरफीचर का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, क्योंकि जो है वो जो बायर है उस सामान का मालिक बन चुका है. तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में जो है डिफरेंस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया. आई थिंक कि समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू.